So students, now we understand the term that is kinematics. Means here we are talking about the motion of the bodies. Now in order to describe the motion of the bodies, we need to locate the position of a body. मीन्स अगर बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमें बॉडी की पोजीशन को लोकेट करना जो है वो ज़रूरी है. तो बॉडी की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वी विल टेक द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हम यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट है आपके लिए, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक ऐसा पॉइंट जिसको हमने फिक्स कर दिया कि इसके इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू में बॉडी की पोजीशन जो है वो क्या होगी. ठीक है, लेट अस डिस्कस इन अ डिटेल. फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. This is a mathematical concept. So in this system we take three lines mutually perpendicular to each other. Means we take three lines where the three lines are perpendicular to each other. जहाँ पर तीनों लाइंस तीनों अपने आप में ही 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ये लाइन इसकी केवल 90 डिग्री है और ये वाली लाइन इस पे भी 90 डिग्री है और ये आपस में भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये बोर्ड अगर लूँ, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस आपस में क्या है 90 डिग्री एंगल है. और अगर मैं यहाँ से एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ जो कि इस पे भी 90 डिग्री हो और ये वाली एक्सिस से भी 90 डिग्री हो, तो हम यहाँ पर यही चीज़ कह रहे हैं कि दैट वी हैव टेकन अ थ्री लाइंस वेयर द थ्री लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब यहाँ पर ये जो थ्री लाइंस जो है वो इंसाइड कर रही है, मीट कर रही है. इस पॉइंट को हम कह देते हैं ऑरिजिन. क्या कहेंगे? ऑरिजिन. और इसको हमने डिनोट कर दिया O से. लेट अस कंसीडर जो ये लाइन है इसको मैंने कहा एक्स एक्सिस और इस वाली लाइन को मैंने कहा वाई एक्सिस और इसको हमने कह दिया जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, मे बी इन दिस डायरेक्शन. बैकवर्ड साइड भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे एक्स डैश. और वर्टिकल डायरेक्शन जो हमारी होगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी हो सकती है, दैट इज वाई डैश. और जेड एक्सिस जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो बोर्ड से बाहर वाली जो डायरेक्शन में है. ऐसे बोर्ड से बाहर तो बोर्ड के अंदर भी. मीन्स इसको हम बैक साइड पे अगर प्रोड्यूस करेंगे तो यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी ये डायरेक्शन जो है बैक साइड की जो डायरेक्शन है उनको अभी कंसीडर नहीं कर रही हूँ. सो हियर as I talking about the three lines, they are mutually perpendicular to each other. The point where the three lines meet, that is known as origin. अब मुझे बॉडी की पोजीशन को लोकेट करना है P. ओके, तो मैं ये कहूँगी कि पॉइंट P जो है वो ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है. मीन्स पॉइंट P जो है वो बॉडी से कितने डिस्टेंस पे है. अब तभी उसकी पोजीशन लोकेट करेंगे. लेकिन क्या ये डाटा सफिशिएंट होगा कि सिर्फ O पॉइंट से उसकी पोजीशन बतानी है? क्योंकि O पॉइंट से पोजीशन अगर मैं कहूँ कि इतने डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, बट पॉइंट की पोजीशन हम ये भी सोच सकते हैं कि वो यहाँ पर हो सकता है 10 किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. तो पर्टिकुलर पोजीशन खाली हमें मैग्नीट्यूड फ्रॉम द ओरिजिन से नहीं मिल रहा है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट P है वो ओरिजिन को तो हमने फिक्स कर दिया कि ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है. तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस O पॉइंट से P पॉइंट का वो है x डिस्टेंस. और लेट अस सपोज कि यहाँ से कैपिटल Y मैंने इंडिकेट किया एक्सिस के लिए और यहाँ मैंने कहा कि पॉइंट P जो है वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में है अलोंग y डायरेक्शन में, तो उसको मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल y से. सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है z एक्सिस से वो हमने कितनी ले ली ये चीज़, इसको हम ये कहेंगे ये वाली जो z एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दैट इज z. ओके, तो यहाँ पर सॉरी ये नहीं आएगा, ये चीज़ आएगी क्योंकि z एक्सिस पे हम एडवर्ट करेंगे, तो दैट इज z. तो यहाँ पर ये जो x y z ये वैल्यूज़, ये क्वांटिटीज़ जो कि हमें बताएंगी पार्टिकल की पोजीशन
with respect to origin along x, y and z axis. These values are known as coordinates. इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पेन यहाँ लिया, ठीक है, ये पेन हमने जो यहाँ लिया, मैंने कहना है कि इस पेन की जो पोजीशन जो है वो कितनी होगी, वो उसकी पोजीशन मुझे लोकेट करनी है। अब इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे ये बिल्कुल एग्जैक्टली इफ आई कंसीडर कि एक रूम का कॉर्नर हमने ले लिया, कि जैसे यहाँ पर अब ये रूम का कॉर्नर है, ठीक है, तो रूम के कॉर्नर से उसको ओरिजिन मान लिया, तो इसकी पोजीशन मैं लोकेट करना चाहती हूँ। पोजीशन कैसे लोकेट करेंगे कि हम ये देखेंगे कि अलोंग एक्सिस मतलब रूम से कितने डिस्टेंस पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ, लॉन्ग एक्स एक्सिस बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर कहूँ कि बॉटम से मतलब वर्टिकल डिस्टेंस देख लिया कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितना है, ठीक है, और दूसरा जेड एक्सिस ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसकी पोजीशन हम लोकेट कर सकते हैं कि ये पेन जो है इस रूम के अंदर मतलब इस स्पेस में इसकी पोजीशन क्या है। हमने 3 डायरेक्शंस ली। एक डायरेक्शन हमने कौन सी ली कि यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस जो है वो कितना है। एक हमने डिस्टेंस मेजर किया ये वाला, ठीक है, और एक डिस्टेंस हमने मेजर किया यहाँ से कि इस वॉल से जो डिस्टेंस है वो इसका कितना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से मीन्स बाय फाइंडिंग आउट द 3 कोऑर्डिनेट्स x, y and z we can locate the position of a body. But we are talking about the motion of the bodies, means where the position of the body is going to be changed. So the observer, if I take an observer is at origin, so for him the position of the body will change with the times. तो टाइम के अकॉर्डिंग जो बॉडी की अगर पोजीशन जब चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम कैसे बताएंगे यहाँ पर कि बॉडी की पोजीशन इस टाइम पे इतनी है। तो मतलब टू लोकेट द डिफरेंट पोजीशन उसको अलग अलग टाइम पे उस बॉडी की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऑब्जर्वर के उसको एक क्लॉक वो रख लेंगे और ये क्या कहेगा कि एट इंस्टेंट ऑफ टाइम कि इस टाइम पर बॉडी की पोजीशन लेट इट बी P1 है और कुछ टाइम के बाद बॉडी की पोजीशन P2 हो चुकी है, ठीक है। मीन्स सिंपल, बस उसने क्या कहना पोजीशन तो हमें समझ में आ गई कि बॉडी की पोजीशन हमने लोकेट कैसे करनी है। क्योंकि बॉडी की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है अलग अलग टाइम पे, तो इसलिए उसने क्या करना है हमने क्लॉक को भी साथ में रखना है, मतलब हमने टाइम फैक्टर को भी इंक्लूड करना है। तो ये जो पूरा सिस्टम जिसके अंदर हम बॉडी की पोजीशन को एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब हमने अब टाइम फैक्टर को भी इंक्लूड कर दिया कि एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम चूज कर रहे हैं वो बॉडी की पोजीशन को हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सो ए फिक्स पॉइंट और ए फिक्स प्लेस which helps to with respect to which we can find out the position of a body at an instant of time, that is known as frame of reference. Okay, now here the frame of reference is divided into 2 types. हमने frame of reference को 2 types में divide कर दिया। First is inertial frame of reference, inertial frame of reference. Second, non-inertial frame of reference, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Now students, this non-inertial frame of reference can be named as accelerated frame of reference, accelerated frame of reference. Okay student, let me check the camera again. Fine. So as I told you that the frame of reference they are divided into 2 types, inertial frame of reference, second is non-inertial frame of reference, or it is also known as a accelerated frame of reference. So in this kind of frame of reference, the Newton's law of motion holds good. ठीक है, कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो फॉलो होते हैं, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं।
इफ वी टॉक अबाउट, इफ वी रिकॉल द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पर ये था कि कोई बॉडी जो है वो अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहती है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। जहाँ पर हम ये कहते हैं कि जहाँ जिसके ऊपर कोई फोर्स ना लग रहा हो, ये आपने 9th क्लास में कंसेप्ट किया था, हम 11th क्लास में दोबारा से ये कंसेप्ट करेंगे इन योर लेसन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर अभी हम उस जिसकी ब्रीफ जो डिटेल है उसको हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पर कि जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो होल्ड करते हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जहाँ पर बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। वहाँ पर हम एक और कंसेप्ट भी कहते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रही है, तो उस केस में भी बॉडी अपने आप अपने मोशन को चेंज नहीं करेगी, मतलब वहाँ कोई फोर्स जो है वो नहीं लग रहा होगा। तो ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर हम ये कहेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो वो रेस्ट पर हो या अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यू कैन से एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड, इट डज नॉट होल्ड गुड, वहाँ पर फॉलो नहीं करता, तो उसको हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स यहाँ वहाँ पर जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही होगी, वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, मीन्स वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। इसको अभी आप हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सिंपल इसकी डेफिनेशन को लर्न करेंगे कि ऐसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं करता, मीन्स ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ना कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सन के अराउंड अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पर अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। इसको भी हम डिटेल में करेंगे, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, इस कंसेप्ट को करेंगे। पर अभी आप ये कहें कि इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, मीन्स फोर्स लग रहा है, तो इट मीन्स अब यहाँ पर सन जिसको हमने फिक्स पॉइंट माना, ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन गया, कौन से टाइप का है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, so the frame of reference that are divided into two types, inertial frame of reference and the second is non-inertial frame of reference. Now the student, let us discuss about the states of a body that you have already known, but अब एक बार हम उसको रिकॉल करेंगे क्योंकि अब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लर्न कर लिया है। सो दैट इज रेस्ट एंड मोशन। आपको ये टर्म अभी लर्न हो चुकी होगी कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और क्योंकि हमने 9th क्लास में, आपकी जूनियर क्लास में इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से किया था, तो आई थिंक आपको अभी लर्न होंगे। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नया कंसेप्ट स्टडी किया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस कंसेप्ट को इसके साथ हमें लिंक करना है, इसकी पोजीशंस के साथ हम लिंक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा से हम एक बार गो थ्रू करेंगे। तो रेस्ट क्या है, रेस्ट वो स्टेट ऑफ अ बॉडी हम कहेंगे कि जब बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है, when the body does not change its position with time with respect to the surrounding, कि टाइम के साथ साथ अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया है वहाँ पर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, तो हम कहेंगे बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। नेक्स्ट है मोशन। यहाँ पर ये होगा कि बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, तो हम कहेंगे बॉडी कैसे है, मोशन में है। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी जो कि हमने इससे पहले भी लर्न की हुई है। नेक्स्ट हम एक टर्म जो क्वेश्चन आता है दैट इज द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन जो है
वो रिलेटिव टर्म्स हैं। यहाँ हम ये कहते हैं दैट द रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए बॉडी, रेस्ट एंड मोशन of a body depends on the frame of reference, depends on the frame of reference। कि जो रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई टर्म्स है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि हमने कह दिया कि बॉडी रेस्ट पर है, वो बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, तो बस अब ये फिक्स हो गई। और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो फिक्स। हमने ये स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट बता दी कि एब्सोल्यूट है, ये एक दूसरे से लिंक नहीं है। अभी हम इन दोनों डेफिनेशन को कैसे लिंक करते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन तो अलग अलग है जो हमने समझनी है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे वहाँ पर अप्लाई में देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट फ्रेज यहाँ पर है, स्टेटमेंट है, रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक अ कॉमन एग्जांपल जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया था, लेकिन 9th क्लास में थोड़ी सी सिचुएशंस को सिंपल कर दिया था, और अब आप क्योंकि नाउ यू आर इन क्लास 11, अब हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में अगर हम एक्सप्लेन करें। So let us consider that there are two passengers, those who are traveling through a bus, ठीक है, जो कि बस में ट्रेवल कर रहे हैं, they are traveling in a bus। तो let it be A and B, दो पर्सन हैं जो कि बस में मूव कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, सॉरी। तो बस जो है वो आगे चल रही है, बस मोशन में है, ठीक है, बस जो है वो आगे चल रही है, बस इज मूविंग, और उसके अंदर जो दो पैसेंजर हैं वो सीट पर बैठे हुए हैं, A and B। तो यहाँ पर पर्सन A एंड B दे आर सिटिंग। तो अगर मैं ये कहूँ कि अभी मैं A को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ, क्या कहा मैंने? A को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं। इफ A इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो A के अकॉर्डिंग, A के विद रिस्पेक्ट टू में B अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा विद टाइम के साथ साथ ये जो B पर्सन है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, किसके विद रिस्पेक्ट टू में? A के विद रिस्पेक्ट टू में। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में B जो है वो किस स्टेट पर है? वो रेस्ट पर है, किसके विद रिस्पेक्ट टू में? A के। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में B जो है वो रेस्ट पर। लेकिन हमने एक थर्ड पर्सन कंसीडर किया C, जो कि who is standing outside the road, जो कि रोड साइड के outside the road means who is outside the bus, who is standing on the road side, जो कि रोड पर खड़ा हुआ है। अब उसके लिए बस तो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो for the person C, B is not rest, क्योंकि पर्सन B जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन C। तो अब इसको अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करूं, इसको अगर मैं ओरिजिन मानूं, इसकी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू में अगर बात करें, तो पर्सन B रेस्ट में नहीं मोशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन किया कि रेस्ट एंड और मोशन जो है वो बॉडी की स्टेट को जब एक्सप्लेन करते हैं, डेफिनेशन तो अलग अलग है, लेकिन सेम ही पर्सन वो रेस्ट पे भी हो गया और मोशन में भी हो गया, एक सिंगल टाइम पे, उसी फिक्स उस सेम टाइम पर। तो यहाँ पर रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करता है आपने कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया है, आपने कौन सा ओरिजिन, कौन सा फिक्स पॉइंट जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू में बात कर रहे हो। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर कि दैट द रेस्ट एंड मोशन they are relative terms and they depends upon the frame of reference that you have chosen. Now let us talk about the next topic, that is the point object or the point mass object. Wait student, let me check the camera. So the topic is point object, or you can say point body, and I can also write a point mass object या point mass body.
ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहो या पॉइंट मास बॉडी कहो। अब यहाँ से पॉइंट मास और पॉइंट में तो आप कहोगे मैम ये तो खाली पॉइंट है और ये पॉइंट मास है, इसी का मीनिंग हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज और या जिसकी डायमेंशंस जो हैं वो नेग्लिजिबल हो जाए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, कि जितना वो खुद चल रही है, जितना वो खुद डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसके कंपैरिजन में उसका खुद का साइज जो है वो बहुत स्मॉल हो, उसकी डायमेंशन में उसका साइज किससे बताओगे? आप उसका साइज बताओगे लेंथ से, ब्रेथ से, हाइट से, थिकनेस से, एक्सेट्रा, वॉल्यूम, साइज, मतलब जो उसका साइज है उसके कंपैरिजन में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, जो पाथ फॉलो किया है, वो साइज बहुत छोटा हो, तो इसलिए हम उस बॉडी को पॉइंट मास बॉडी कह देते हैं। सो अब यहाँ पर पॉइंट मास बॉडी कह देते हैं, मतलब बॉडी इट हैज़ मास, ओके, पर हमने क्या कर दिया उसको छोटा सा बॉडी, बिल्कुल स्मॉल साइज बॉडी कंसीडर कर लिया, जस्ट लाइक ए पॉइंट, जस्ट लाइक ए पॉइंट। तो यहाँ पर इस बॉडी को हमने क्या कह दिया? पॉइंट ऑब्जेक्ट कह दिया, ओके। फॉर एग्जाम्पल अर्थ विच इज वेरी लार्ज, जो कि बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ये अर्थ सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ये ऑर्बिट की लेंथ, ये ऑर्बिट की लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, अर्थ के डायमीटर, अर्थ का डायमीटर क्या बताएगा? इसका साइज बताएगा ना। तो अर्थ का डायमीटर जितना है उसके कंपैरिजन में जितना वो खुद चल रही है जिस ऑर्बिट में, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो मैं इतनी बड़ी हमारी जो अर्थ है उस बॉडी को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? एज अ पॉइंट मास बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, एज अ पॉइंट बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हम सब क्यों करेंगे? बिकॉज हमारी जो कैलकुलेशन जो है, जो हमारी एक्सप्लेनेशन, जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं मोशन ऑफ द बॉडीज़ को, हम उसको कन्वीनियंट वे में हम उसको एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि उसकी खुद साइज और खुद लेंथ जो है वो भी हम उनको हम इंक्लूड नहीं करना चाहते अपनी कैलकुलेशन फैक्टर्स में। इसलिए हम यहाँ पर हम क्या कहेंगे, उन बॉडीज़ को जो कि जिनका डायमेंशंस जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द लेंथ, as compared to the length of the path that they follow, that are treated as point object, or you can say point mass object. Okay, the next topic is motion in one dimension, two dimension and three dimension. ठीक है, ये देखो हमारा चैप्टर 1 है ना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। काइनेमैटिक्स तो पूरी यूनिट है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द बॉडीज के बारे में, लेकिन अब काइनेमैटिक्स में मोशन ऑफ द बॉडी तो है वो एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, प्लेन में भी हो सकता है, ठीक है, और स्पेस में भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने इनको फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड किया। तो अब हम इस वाले पॉइंट के ऊपर अपनी चैप्टर की हेडिंग की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द मोशन इन 1, 2 and the 3 dimension. First is one dimensional motion. One dimensional motion. One dimension motion क्या है स्टूडेंट्स? जहाँ ऐसा मोशन जब बॉडी जो है एक स्ट्रेट पाथ में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, when the body is moving on a straight line, एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मूव कर रही हो, ठीक है, मे बी लाइक दिस वे, इस डायरेक्शन में मूव करे या इधर भी मूव कर सकती है, मे बी लेफ्ट और मे बी राइट, बट उसकी जो एक्सिस है, लाइन कैसी है, वो स्ट्रेट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज rectilinear motion. It is also known as rectilinear motion. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिवाइज करती हूँ तो वहाँ पर हमारे पास कितनी एक्सिस थी? 3, x, y एंड z। तो अगर पर्सन जो है वो x एक्सिस में मूव करे या तो लेफ्ट या राइट, कोई भी यहाँ पर लेफ्ट साइड्स कुछ भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन क्या कर दे? फिक्स कर, ठीक है।
मे बी मूविंग इन वाई एक्सिस, वर्टिकली मूव कर रहा हो, ओके, और मे बी मूविंग आउटवर्ड, मतलब जेड एक्सिस भी अगर हम लेके चलें यहाँ पर या बैकवर्ड की तरफ, तो उस केस में उसकी डायरेक्शन हमने फिक्स कर दी। एक स्ट्रेट लाइन में मूव अगर कर रहा हूँ तो उस केस में वो मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको एक्स वाई जेड मतलब कोई भी केस हो सकता है, तो अब एक पर्टिकुलर केस लेके चलते हैं। लेट अस कंसीडर द बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लेट ओ बी द ओरिजिन। हमने क्या ले लिया, ओ ओरिजिन ले लिया। जैसे अब यहाँ पर हम कह रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ओ ओरिजिन लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं पता कि एक्स में, वाई में और जेड में किसी में भी हो सकती है, तीनों में भी हो सकती है कि बॉडी स्पेस में अगर मूव कर रही है, तो इसलिए अभी मैंने एक ही डायरेक्शन फिक्स की है, तो उसका ओरिजिन तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जब हमें कंसीडर करना है, तो ओ हो गया उसका ओरिजिन, ठीक है। तो बॉडी जब वो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, लेट अस कंसीडर कि उसने कुछ टाइम टी पर, एट टाइम टी टाइम पर बॉडी जो है वो ए पॉइंट पर आ, तो उसने जो कुछ डिस्टेंस कवर किया वो एक्स डिस्टेंस कवर किया, और कुछ टाइम के बाद लेट अस कंसीडर एट टाइम टी डैश, और टी डैश टाइम पर कुछ भी टाइम हो सकता है कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, ठीक है। तो ये टी टाइम ओरिजिन से ले रहे हैं कि यहाँ से कितना टाइम, फिर ये टाइम टी डैश ओरिजिन से ले रहे हैं कि टी डैश टाइम मतलब 1 घंटे में, लेट इट बी 1 आवर, लेट इट बी आफ्टर 2 आवर पर्सन रीचेज एट बी पॉइंट, और इसको हमने मार्क कर दिया एक्स डैश, और इसका डिस्टेंस जो है कितना एक्स डैश, की टी डैश टाइम पर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स डैश। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, यहाँ हमने बात की थी ना 3 कोऑर्डिनेट्स की, एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पर हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए। वी रिक्वायर ओनली 1 कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स से यहाँ अगर चेंज होगी तो अब उसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होगी, कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। यहाँ मुझे वाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ मुझे जेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बॉडी मूव ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। Okay, so this kind of motion is known as one dimensional motion. Next is two